झांग जिंगी सोच रही थी कि क्या वो वाकई डरावनी लग रही है। उसने कई बार अपना चेहरा छुआ और आईने में अपनी खूबसूरती को देखा। कोई मुझसे क्यों भागना चाहेगा? उसने पूछा। ये उन चालों में से एक नहीं हो सकता जो मेरा परिवार करता है और चाहता है कि मैं जिज्ञासु बनूं, है ना? वो बस इतना चाहती थी कि उस एहसान का बदला चुकाया जाए और उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच की जाए। आखिरकार उसे ये सुनिश्चित करना था कि ये व्यक्ति उसके परिवार द्वारा किया गया कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि वह जानती थी कि ये उसके परिवार द्वारा उसे किसी रिश्ते में लाने के लिए रची गई एक और चाल हो सकती है, लेकिन उसे कहना होगा कि ये कुछ हद तक काम कर रही थी। रिश्ते का हिस्सा नहीं, बल्कि ये जिज्ञासा कि वह आदमी कौन था और वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। अगर वो आदमी वाकई उसके परिवार की व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा था, तो वो खुशी खुशी उसे ऐसी दुनिया का अनुभव करने देगी जिसे केवल महिलाएं ही समझ सकती हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं था, तो उसे ये पूछने की जरूरत थी कि उसके साथ क्या गलत था जिससे वो इतना डर गया। जब झांग जिंगी उस व्यक्ति का पता लगाने के बारे में सोच रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि वो काफी समय से इधर-उधर घूम रही है और उसे भागने की जरूरत है। तुम दोनों इस बारे में सारी जानकारी मिटा दोगे, साथ ही स्मार्ट वॉच और फोन भी। क्या ये स्पष्ट है? झांग जिंगी ने उन पर कड़ी नजर डाली और चेतावनी दी। हाँ, मिस झांग। सैंड्रा और एलेना दोनों ने लगभग तुरंत जवाब दिया और उन्होंने सभी फाइलें और डेटा, साथ ही सुरक्षा कैमरे की फुटेज को भी मिटाना शुरू कर दिया। जब वे ये काम कर रहे थे, तब शू फैंग स्वयं एक रियल एस्टेट उद्यम में प्रवेश कर रहे थे। नमस्ते, सर। आज हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? काम करने वाली महिलाओं में से एक ने जू फैंग का अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा। मैं एक घर देखना चाहता हूं, अधिमानतः ऐसा जो सुख सुविधाओं के करीब हो। जू फैंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अभी कुछ समय पहले ही उसने जेंटल विन से पुष्टि की थी और अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। सिस्टम द्वारा देखरेख किए जाने वाले अनुबंध के साथ, यदि वह शर्त को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाएगा। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। इस प्रकार जेंटल विंड ने सीधे तौर पर उसे पैसे हस्तांतरित कर दिए। अतः उसके $1,50,000 तथा कुछ चांदी के सिक्के बेचकर प्राप्त $66,000 को मिलाकर उसके पास $2,16,000 जमा हो गए, जो एक अच्छे मकान के लिए अग्रिम भुगतान के लिए पर्याप्त थे। स्वाभाविक रूप से जू फैंग इस धनराशि को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक लाभ की अपेक्षा क्षणिक लाभ के लिए अपने व्यवसाय को खतरे में नहीं डालेंगे। चांदी के सिक्कों के प्रवाह को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए और बाजार मूल्य उसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जब जू फैंग अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहा था, तो कर्मचारी ने प्रत्येक आवास का परिचय देना शुरू कर दिया। उसने एक टैबलेट खोला जिसमें एक होलोग्राफिक स्क्रीन थी और वो प्रत्येक स्थान के चारों ओर घूम रही थी। यहां एक अच्छा जिला है और यहां काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्होंने स्थान के भूभाग और सुरक्षा पहलू के बारे में बताते हुए कहा। जू फैंग ने लोकेशन पर नजर डाली और चुपचाप सिर हिला दिया। लोकेशन अच्छी थी, लेकिन वह मानक नहीं था जो वह चाहता था। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? जू फैंग ने उस स्थान की ओर इशारा करते हुए पूछा जो उसके लिए आदर्श था। जू फैंग ने जिस स्थान की ओर इशारा किया था, उसे देखते हुए कर्मचारी के चेहरे पर अजीब सा भाव था। इस स्थान के बारे में, ये एक तरह से अनोखा है। वो शर्म से मुस्कुराई। अनोखा? उसने भौहें उठाई। अनोखे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यहां कोई हत्या हुई थी या किसी ने इस घर में आत्महत्या की थी? कर्मचारी बाद में अपनी बनाई गई इस मूर्खतापूर्ण कटौती को सुनकर अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपनी कल्पना को हावी होने से पहले ही उसे समझाने का फैसला किया। आखिरकार उसने देखा कि कुछ ग्राहक जू फैंग की बात सुनकर अपने स्थान की ओर देख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा नहीं है, ग्राहक।
बात बस इतनी है कि इस घर के मालिक को फिलहाल कुछ आर्थिक परेशानी हो रही है, इसलिए उन्होंने एक कमरा किराए पर देने का फैसला किया है। मैं यहां घर ढूंढने आया था, किराए पर लेने नहीं। फिर ये जगह सूचीबद्ध क्यों होगी? जू फैंग ने सवाल किया, कारण से स्पष्ट रूप से निराश। ये घर बिल्कुल वैसा ही था जिसमें वह जाना चाहता था। न केवल सुरक्षा अच्छी थी बल्कि कई सुविधाएं भी थी। बल्कि इस जिले में बहुत से अमीर लोग भी थे और उसके बाद कई कंपनियां भी थी। ये उनके भविष्य की नींव रखने के लिए एकदम सही स्थान था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए ज्यादा परिवहन की जरूरत नहीं थी। इस बीच कर्मचारी का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। वो भी स्थिति से शर्मिंदा था। वे यहां घरों को खरीदने के लिए ऑफर करने आए थे, इसलिए किराए के लिए घर की सूची बनाना उनके चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। ये कुछ अलग नहीं था जैसे कि एक रेस्टोरेंट दावा करता है कि सब कुछ ताजा है, लेकिन फिर वेटर ने अचानक कहा कि ये खाद्य पदार्थ जमे हुए हैं। कोई भी कल्पना कर सकता है कि वेटर को ग्राहकों को ये शब्द बोलने के लिए कितनी शर्म और संघर्ष से गुजरना पड़ता होगा। हम अन्य मकानों की तलाश कर सकते हैं, आदरणीय महोदय। कर्मचारी ने विषय बदलने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं, मैं बस यही ले लूंगा, और चूंकि ये किराए का है तो कीमत भी सस्ती होगी, है ना? जू फैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्या आप इस बात पर आश्वस्त हैं, आदरणीय महोदय? क्या ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, तो कृपया प्रक्रिया पूरी करने के लिए मेरे पीछे यहां आइए। कर्मचारी ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। हालांकि ये किराए की कीमत थी, फिर भी उसे $50,000 का खर्च उठाना पड़ा। उच्च किराए को उचित ठहराने के लिए कर्मचारी ने घर की बेहतरीन गुणवत्ता के साथ साथ पर्यावरण का भी हवाला दिया। जू फैंग ने सुनने का नाटक किया, लेकिन मन ही मन वो योजना बनाने लगा कि वह इस घर का स्वामित्व पूरी तरह से उसे कैसे सौंपेगा। है, वित्तीय कठिनाई से पीड़ित हूं, तो मैं बस उस पर काम कर सकता हूं। उसने मन ही मन उपहास किया। लेन देन पूरा होने के बाद कर्मचारी ने उसे चाबी सौंप दी। आखिरकार उसने उसे व्यक्तिगत रूप से घर दिखाने का सुझाव दिया, शायद शर्मिंदगी के कारण, लेकिन जू फैंग ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। घर का स्थान भी उनके लिए कोई अपरिचित स्थान नहीं था। रिवर गिल्ड की एक शाखा। बस देखते रहो कि मैं कैसे सुनिश्चित करूंगा कि ये शाखा जल्द ही अस्तित्व में न रहे। जब जू फैंग ने अपने नए घर के स्थान पर जाने के लिए उसी ड्राइवर को बुलाया, तो दिव्य दुनिया में चीजें अव्यवस्थित हो रही थी। धमाका! कवच पहने और हाथ में भाला लिए एक खिलाड़ी ने लावा के जानवर पर प्रहार किया, जिससे ऐसा भयंकर प्रभाव उत्पन्न हुआ कि उसकी गूंज आग की गुफाओं में गूंज उठी। वह जानवर पीड़ा से दहाड़ने लगा। उसका पिघला हुआ शरीर चट्टानी दीवारों से टकराने लगा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अन्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो गए। उनके मंत्र और हथियार राक्षसों के अथक हमले से टकराने लगे। कुछ समय बाद लावा जानवर अंततः मर गया और खिलाड़ियों को काफी मात्रा में अनुभव अंक प्राप्त हुए। बॉस, ये औषधि वास्तव में अद्भुत है। हम शत्रुतापूर्ण वातावरण की चिंता किए बिना इन लावा जानवरों से लड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बढ़े हुए प्रतिरोध के कारण उनके हमले भी काफी कमजोर हो गए हैं। नाइट लांसर खिलाड़ी ने खुशी से कहा। यदि जू फैंग यहां होता तो वह नाइट लांसर खिलाड़ी को पहचान लेता। ये वही खिलाड़ी है जिसने उसे रिवरवुड टाउन में पहली बार आने पर डांटा था। स्पष्ट बात कहने की क्या जरूरत है, अर्डेंट लांस? बॉस, हेराल्ड फिस्ट ने अपने अधीनस्थ पर ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने सिर्फ 2 औषधियां पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है? अगर औषधियां सीमित न होती और ध्यान भटकता ना, तो मैं आखिरी औषधि भी नहीं खोता। इस बात को याद करके उसके चेहरे पर पछतावा छा गया। हालांकि सच्चाई यह थी कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और उसे आखिरी औषधि किसी और द्वारा खरीदी जाती देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी वह उपलब्ध 4 औषधियों में से 2 प्राप्त करके उत्साहित था।
और जब वो सोच रहा था कि इन औषधियों का सावधानीपूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो एक उदार खिलाड़ी ने फोरम पर यह पोस्ट करने का निर्णय लिया कि झुलसी हुई गुफाओं से कैसे निपटा जाए। जाहिर है, हेराल्ड फिस्ट इतना मूर्ख नहीं था कि वह तुरंत गाइड का अनुसरण कर अपनी औषधियों को बर्बाद कर दे। इसके बजाय उसने अपने अधीनस्थों को औषधि के उपयोग के बिना पहले झुलसी हुई गुफाओं में प्रवेश करने और गाइड का अनुसरण करने के लिए कहा। निश्चित रूप से गाइड सटीक था और वे केवल अग्नि प्रतिरोध की कमी के कारण हार गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सत्य है, हेराल्ड फिस्ट ने इस सिद्धांत का 3 बार परीक्षण करने में संकोच नहीं किया, जब तक कि उन्हें यह पुष्टि नहीं हो गई कि यह संभव है। इस प्रकार अब वह अपने विश्वसनीय सहयोगी अर्डेंट लांस तथा अपने संघ के कुलीन लोगों के साथ आधिकारिक रूप से प्रथम क्लियर उपलब्धि का प्रयास करने के लिए तैयार थे। जल्दी करो लोगों, हेराल्ड फिस्ट ने जोर से चिल्लाया। मेरे और आर्डेंट लांस के पोषण की अवधि की एक समय सीमा है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी फिनाले तक पहुंचना चाहिए। हाँ बॉस। युद्ध के शोर के साथ हेराल्ड फिस्ट, आर्डेंट लांस और बाकी सदस्य आगे बढ़ने लगे। उनकी गति तेजी से बढ़ रही थी। चूंकि हेराल्ड फिस्ट बाकी गिल्डों से आगे निकलने के लिए दृढ़ था, इसलिए कालकोठरी के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो रहा था। क्या आपको लगता है कि हेराल्ड फिस्ट प्रथम क्लियर हासिल कर लेगा? उसके पास 90% संभावना है। हेराल्ड फिस्ट ने खुद ही लीक किया है कि उसे नीलामी बाजार से 4 में से 2 अग्नि प्रतिरोध औषधियां मिली हैं, और उसके सदस्यों ने पहले ही उस अनाम खिलाड़ी से इस सिद्धांत का परीक्षण भी कर लिया है। ऐसा लगता है कि इस बार टायरेंट फिस्ट गिल्ड अग्रणी बन जाएगा। वास्तव में हेराल्ड फिस्ट बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी जल्दी इतना सारा धन मिल गया। दूसरों की तुलना में बायआउट विकल्प पर क्लिक करने में उसकी उंगलियां भी बहुत तेज हैं। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि उसकी नीचे की चीज ठीक नहीं है, इसलिए उसे अपने साथी को संतुष्ट करने के लिए उंगली का सहारा लेना पड़ता है। यही एकमात्र कारण है कि उसकी उंगलियां तेज हैं। जबकि खिलाड़ी आपस में चर्चा कर रहे थे और हेराल्ड फिस्ट तथा उसकी सुरक्षित प्रथम क्लियर उपलब्धि के प्रति स्पष्ट ईर्ष्या और जलन प्रदर्शित कर रहे थे, वहीं दूर के क्षेत्र में कोई और व्यक्ति क्रोधित था। कोमल पवन, क्या तुम्हें यकीन है कि वह व्यक्ति तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है? शरद ऋतु की हवा ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता है कि हमारे पास अनुबंध है, लेकिन क्या होगा अगर उसे इस खेल की परवाह नहीं है और वो बस कुछ पैसे कमाना चाहता है? तुमने उसे पैसे भी भेज दिए हैं, उसने अपनी दोस्त की हरकत से उलझन में पड़ते हुए कहा। बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ऑटम ब्रीज। जेंटल विंड ने धीरे से ठहाका लगाया। उसका चेहरा शांत था। यह भी निश्चित नहीं है कि हेराल्ड फिस्ट सफल होगा। हो सकता है कि वह जल्द ही गाली देना और अपनी मुट्ठी को बेतरतीब ढंग से फेंकना शुरू कर दे। ये बेपरवाह जवाब सुनकर ऑटम ब्रीज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे संदेह भरी निगाहों से घूरने लगी। क्या तुम्हें कुछ पता है जो तुमने मुझे नहीं बताया? कोमल हवा, आपको उचित समय पर पता चल जाएगा। उफ, ये रहस्यमयी अभिनय क्या है? बस मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं। ऑटम ब्रीज ने शर्मीली हरकतें करना शुरू कर दिया। उसकी बाहों को गले लगाया और पिल्ला जैसी आंखों से पूछा। प्यारी हरकतों के बावजूद जेंटल विंड ने केवल मुस्कुराकर घुमा फिराकर जवाब दिया। अब इस बात को जानने की कोई जरूरत नहीं है कि हेराल्ड फिस्ट जल्द ही निश्चित रूप से शर्मिंदगी का कारण बन जाएगा। उस समय तक आप हमारे कुछ फंड का इस्तेमाल करके उसके हरे चेहरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग तुरंत ही ऑटम ब्रीज ने अपने हाथ ताली बजाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें ऐसे दृश्य की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। हेराल्ड फिस्ट पिछले गेम में भी बहुत घमंडी था। अगर मैं उसे इस हद तक निराश होते हुए देख सकती हूं कि उसका चेहरा हरा हो गया है, तो ये बात सबके साथ साझा करने लायक है। वो खुशी से झूम उठी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक अहंकारी व्यक्ति के पतन की कल्पना करते देख
जेंटल विंड ने इस पर टिप्पणी करने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय किसी को निजी संदेश भेजना शुरू कर दिया। हल्की हवा, हेराल्ड फिस्ट ने चारा ले लिया है और वर्तमान में कालकोठरी में है। अनाम खिलाड़ी, चेतावनी के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहें, वो कालकोठरी को पूरा नहीं कर पाएगा और जल्द ही नीलामी के लिए और अधिक औषधियां उपलब्ध होंगी। कोमल पवन, क्या आप मुझे कुछ नहीं देंगे जैसा आपने वादा किया था? अनाम खिलाड़ी, मैं जो पोषण नीलामी के लिए रख रहा हूं वो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी उन्हें चाहते हैं तो मैं आपको अग्रिम भुगतान के बदले में कुछ दे सकता हूं। कोमल पवन, तब तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। जबकि जेंटल विंड के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान थी। संदेश के दूसरी तरफ जू फैंग खुद अपने नए घर के स्थान पर पहुंच गया। अपनी स्मार्टवॉच से प्रक्षेपित हो रहे संदेश को बंद करते हुए उन्होंने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और उसे एक अच्छी टिप भी दी। हेराल्ड फिस्ट ने लालच में आकर यह काम शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे इस काम में जल्दी करनी होगी और फिर से लॉगिन करके किस्मत बनानी होगी। वो शानदार गगनचुंबी इमारत को घूरते हुए बुदबुदाया। शानदार गगनचुंबी इमारत ऊंची खड़ी थी और उसके दृष्टिकोण से वो मुश्किल से इमारत का शीर्ष देख पा रहा था। उन्होंने जो घर किराए पर लिया था वह तकनीकी रूप से एक अपार्टमेंट था, लेकिन यह भी एक अपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक अपार्टमेंट का एक छोटा कमरा किराए पर लिया था। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह गगनचुंबी इमारत उन कुछ इमारतों में से एक थी जिनमें से प्रत्येक खाली अपार्टमेंट का कमरा एक मध्यम आकार के घर के आकार का था। कोई भी इस गगनचुंबी इमारत के विशाल आकार और इसके निर्माण में खर्च की गई धनराशि की कल्पना कर सकता है। अपार्टमेंट के किसी भी मालिक को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त था और यहां तक कि गगनचुंबी इमारत का मालिक भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि वे इमारत के किसी भी प्रमुख नियम का उल्लंघन न करें। इस गगनचुंबी इमारत में लागू किए गए ऐसे अनोखे नियमों की वजह से ही जू फैंग ने इसका स्वामित्व लेने का फैसला किया। आखिरकार गगनचुंबी इमारत के मालिक द्वारा आपको किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षा मिलेगी जो यहां का नहीं है। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस गगनचुंबी इमारत की कई मंजिलों में सिर्फ लोगों के रहने की जगह ही नहीं है। इसके बजाय इसमें पूरी तरह से काम करने वाली कंपनियां थी जो व्यवसाय करने के लिए क्षेत्र को किराए पर लेती थी। ये कंपनियां केवल किराए पर ले सकती थी, खरीद नहीं सकती थी, और इन्हें गगनचुंबी इमारत के मालिक के लिए आय का मुख्य स्रोत माना जा सकता था। ये गगनचुंबी इमारत का मालिक वास्तव में एक व्यक्ति का जीवन लक्ष्य है। जू फैंग मजाक कर रहा होगा अगर उसे ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न होती। कौन ऐसा होगा जो बिना कुछ किए लगातार पैसा कमाना नहीं चाहेगा? बेशक यह सिर्फ उनका दिवा स्वप्न था, क्योंकि जो लोग ऐसे काम करने में सक्षम होते हैं उनके पीछे एक विशाल पृष्ठभूमि और धन होता है। मानो ऐसी चीजें हासिल करने के लिए सामान्य लोगों के लिए भी कोई खाली जगह होगी। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर बड़ी लॉबी में प्रवेश करते हुए जू फैंग को यकीन था कि पहली बार यहां प्रवेश करने पर कोई भी भ्रमित हो जाएगा या दबाव महसूस करेगा। बाहर की तुलना में माहौल बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे लिफ्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हुए जू फैंग अपना नया घर देखने के लिए तैयार था। हालांकि एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से यह बात पता थी कि वो वहां अपरिचित है। माफी चाहता हूं, लेकिन यहां तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सुरक्षा गार्ड ने पूछा। उसका लहजा न तो दबंग था और न ही बहुत विनम्र। वो सिर्फ जू फैंग के उद्देश्य के बारे में पूछ रहा था, ये देखते हुए कि वो कुछ हद तक अजनबी था और घर के मालिकों के लिए निर्धारित लिफ्ट का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। इस एलिवेटर सेक्शन में कई तरह की एलिवेटर हैं। हर एक की अपनी मंजिल होती है। कुछ एलिवेटर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं, कुछ कंपनियों के लिए हैं और कुछ घर के मालिकों के लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में लिफ्टों की सुरक्षा अधिक ढीली थी, जबकि कंपनी की लिफ्ट के लिए कुछ प्रमाणीकरण की आवश्यकता थी। जहां तक घर के मालिकों का सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, इसलिए सुरक्षा गार्ड को जू फैंग की पहचान निर्धारित करने की आवश्यकता थी। आखिरकार
इस गगनचुंबी इमारत में घर रखने के पात्र लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और जैसे कि उसे ये उम्मीद थी कि उसे रोका जाएगा, शू फैंग ने सुरक्षा गार्ड के सामने अपनी पहचान और प्रामाणिकता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कीजिए सर, आप लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब सुरक्षा गार्ड ने जानकारी की पुष्टि कर ली तो वो विनम्र हो गया और उसने जू फैंग को लिफ्ट में जाने की अनुमति दे दी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जू फैंग ने सुरक्षा गार्ड को धन्यवाद दिया और शांत और सहज भाव से लिफ्ट में प्रवेश किया। 36वीं मंजिल पर पहुंचकर जू फैंग शांति से लिफ्ट के ऊपर चढ़ने का इंतजार करने लगा। इस बीच सुरक्षा गार्ड उलझन में था और अपना सिर खुजला रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां मालिकाना हक में कब बदलाव हुआ? मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? उसने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से नए किराएदार की उम्मीद नहीं थी। अफसोस, उन्होंने जल्द ही इस मामले को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सुरक्षा ड्यूटी पर लौट आए। इससे किसे फर्क पड़ता है कि वह नया किराएदार था या नहीं? उस व्यक्ति के पास सारी जानकारी थी और उसने उसे पहले ही प्रमाणित कर दिया था। इस प्रकार अब ये उसका काम नहीं रहा। बहुत ज्यादा न जानना और यहीं रहना ही बेहतर है। इस नौकरी से मुझे अच्छा वेतन मिलता है और मैं इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, वरना मेरी बाघिन पत्नी मुझे चप्पल से जरूर मारेगी। सुरक्षा गार्ड ने मन ही मन सोचा। गलती करने के डर से उसका चेहरा सतर्क हो गया। जब सुरक्षा गार्ड की ऐसी ही सोच थी, तभी जू फैंग 36वीं मंजिल पर पहुंच गया। लिफ्ट से बाहर निकलने पर जू फैंग ने देखा कि गलियारे बहुत बड़े थे। सौभाग्य से होलोग्राफिक स्क्रीन पर कमरे के नंबर लेबल किए गए थे, जिससे उन्हें भटकने से बचाया जा सका। चलो देखते हैं। कमरा 360 यहां से उत्तर की ओर है। जू फैंग ने नक्शे का विश्लेषण किया और उसे आवश्यक जानकारी मिल गई। हर जगह कैमरे लगे हैं। उसने देखा कि वहां कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां से उसे दिखाई न दे, और वह स्थान देखकर आश्वस्त हो गया। हालांकि उसने पहले भी इस जगह के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो यहां सिर्फ दूसरों के साथ घूमने आया था। इसलिए उसने शायद ही कभी इस इमारत के विवरण पर ध्यान दिया हो, क्योंकि उसके पास खुद कभी कोई इमारत नहीं थी। बेशक ऐसा जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से ही दूसरे पक्ष की वित्तीय स्थिति को हल करने के बारे में योजना बना रहा था। हो सकता है कि उसके पास पैसे न हों, लेकिन उसके ज्ञान के साथ उस व्यक्ति को कुछ सुझाव देना मुश्किल नहीं होगा। कुछ समय बाद जू फैंग कमरा 360 में पहुंचा और चाबी का उपयोग करके दरवाजा खोला और साथ ही अपनी आइरिस को स्कैन किया। ये सभी प्रमाणीकरण कर्मचारी द्वारा पिछले स्टोर पर किए गए थे, जिससे उसे काफी परेशानी और झंझट से बचाया जा सका। एक हल्की सी बीप की आवाज गूंजी और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते ही जू फैंग की आंखें लगभग बाहर निकल आई। क्या बकवास है ये? उसे अपना चश्मा उतारना पड़ा और अपनी आंखें 2 बार रगड़नी पड़ी ताकि पता चल सके कि उसे भ्रम तो नहीं हो रहा है। क्या ये सच में सच है? घर का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही उन्नत था, किसी प्रेसिडेंशियल स्वीट से अलग नहीं। एक 5 सितारा होटल जैसा वातावरण। क्या मालिक कोई मजाक कर रहा है या कुछ और? ऐसे व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई कैसे हो सकती है? वो बुदबुदाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ये समझने में असमर्थ था कि जब मालिक के पास नवीनतम तकनीकें थी, तो उसे आर्थिक रूप से संघर्ष करने की क्या संभावना थी। कुछ मिनट बीत गए थे और जू फैंग ने कमरे के हर कोने को खंगाल लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी कीमत पर ऐसी जगह किराए पर मिल पाएगी। ये बात उसके लिए कोई मतलब ही नहीं रखती थी। क्या सचमुच मेरी किस्मत में इजाफा हुआ? उसने खुद से सवाल किया। उसे लग रहा था कि ये सच होने से बहुत दूर है। ये तो बस अफसोस की बात थी कि झाओ काई उस समय यहां नहीं था। अन्यथा वह निश्चित रूप से ये जांचने के लिए कि ये वास्तविकता है या नहीं, उसके चेहरे पर एक और मुक्का मार देता। अपनी खोजों से उत्साहित होने के बावजूद जू फैंग ने खुद को बहुत अधिक विचलित नहीं होने दिया। ऐसी व्यर्थताएं स्वाभाविक रूप से आंखों को भाती थी।
लेकिन उसके आगे और भी महत्वपूर्ण कार्य थे। वो अपना समय व्यर्थ गवाकर इन व्यर्थताओं की प्रशंसा नहीं कर सकता था जो उसकी नहीं थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। जैसे ही जू फैंग अपने लिए निर्धारित शयन कक्ष की ओर जाने वाला था, उसे अचानक एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश किसी अज्ञात व्यक्ति का था, लेकिन उसने उस पर लिखे नंबरों को पहचान लिया। ओह, ये मालिक है। जू फैंग ने संदेश खोलते हुए कहा, नमस्ते, मैं कमरा 360 का मालिक हूं और आपको घर में मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन अगर आप कुछ भी तोड़ते हैं तो आपको हर चीज के लिए भुगतान करना होगा। साथ ही हर जगह सुरक्षा कैमरे लगे हैं, इसलिए कुछ भी मजाक करने की कोशिश न करें। मैं बाद में आपका स्वागत करने के लिए कमरे में वापस आऊंगा, इसलिए बेझिझक अपना काम करें। संदेश पढ़ने के तुरंत बाद उसे छत पर कुछ बीप जैसी आवाज सुनाई दी। अपना सिर ऊपर उठाकर उसने देखा कि एक कैमरा ऊपर नीचे हिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो उसे देख रहा है। कितना हास्यास्पद है, जू फैंग ने सोचा। उसकी हरकतों से उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। ये देखते हुए कि वो व्यक्ति $50,000 में एक बेडरूम किराए पर देने के लिए इतना बेताब था। कुछ प्रकार के सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना समझ में आता है। इस व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने के लिए तैयार न होने के कारण उन्होंने एक साधारण ओके इमोजी के साथ जवाब दिया और साथ ही कैमरे की ओर हाथ का इशारा भी किया। इसके बाद वो अपने लिए निर्धारित शयन कक्ष में चला गया। उन्होंने कहा, यह बुरा नहीं है, यह विशाल और आरामदायक है। हालांकि उसका ज्यादातर ध्यान एक बड़े गेमिंग कैप्सूल पर केंद्रित था। यही मुख्य कारण था कि वह कुछ हद तक संदिग्ध होने के बावजूद इस जगह को चुनने पर अड़ा हुआ था। उनका वर्चुअल हेलमेट बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन के साथ अच्छा था, लेकिन असली गेमिंग कैप्सूल की तुलना में यह एक घटिया आइटम था। अब उन्हें गेमिंग के दौरान बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके बजाय वो गेमिंग कैप्सूल के आरामदायक कुशन पर लेटा रहेगा और उसके शरीर के स्वास्थ्य को सर्वोत्तम स्थिति में बनाए रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली लगी रहेगी। इस गेमिंग कैप्सूल पर एक नजर डालने से ही जू फैंग को पता चल गया कि इसकी कीमत 1 लाख या उससे अधिक है, और ठीक इसलिए क्योंकि मालिक इतना उदार था कि उसने उसे गेमिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इसलिए जू फैंग को थोड़ी बहुत जांच पड़ताल से कोई परेशानी नहीं हुई। इतने बढ़िया सौदे के लिए ये एक छोटी सी कीमत थी। इसके अलावा लिविंग रूम और किचन रूम में सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। बेडरूम और बाथरूम जैसे निजी क्षेत्रों में सुरक्षा कैमरे नहीं लगे हैं। कुछ सेकंड के लिए बेडरूम की ओर देखते हुए जू फैंग गेमिंग कैप्सूल पर लेट गया और दिव्य दुनिया में वापस जाने का फैसला किया। हमेशा की तरह कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। उसके बाद ही जू फैंग को अपनी दृष्टि वापस मिली। अपनी आंखें खोलने पर जू फैंग सड़कों पर खिलाड़ियों की भीड़ देखकर दंग रह गया। खिलाड़ियों की अचानक इतनी बड़ी भीड़ क्यों उमड़ पड़ी? इससे पहले जब वो खेल से लॉग आउट करते थे तो सड़कें अभी भी कुछ हद तक खुली होती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि चलने के लिए भी जगह नहीं है। अपने गेम नोटिफिकेशन को चेक करते हुए जू फैंग को पता चला कि इनबॉक्स में बहुत सारे अनरीड मैसेज थे। ठीक है, मैं आवेदन कर रहा था और मैंने अपनी अधिसूचना म्यूट कर दी थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि वह कर्मचारी के साथ आवास आवेदन समाप्त करने के बाद अधिसूचना चालू करना भूल गया था। चूंकि वो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भर रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उस समय उन्हें कोई परेशान करे। यद्यपि उन्होंने एक निश्चित समय के बाद इसे स्वचालित रूप से चालू करने के लिए एक टाइमर लगाया था, लेकिन वास्तविक दुनिया की तुलना में खेल में समय अलग अलग चलता है। इस प्रकार जब वह अपने अन्य कार्यों में व्यस्त थे, तब भी बहुत सी चीजें घटित हो सकती थी। ऐसा लगता है कि यह प्रलोभन अद्भुत रूप से काम कर गया और इसने कई खिलाड़ियों को रिवरवुड टाउन में स्थानांतरित करने के लिए आकर्षित किया। जेंटल विन के संदेश और गेम फोरम पोस्ट को पढ़ने के बाद जू फैंग को जल्द ही सब कुछ समझ में आ गया। जाहिर है,
हेराल्ड फिस्ट उस समय आंसुओं के कगार पर था जब वो पहली स्पष्ट उपलब्धि हासिल करने के इतने करीब था, और उसके असफल होने का कारण औषधियों का समाप्त हो जाना था। इसलिए उसने गेम फोरम में बहुत सारे संदेश भेजने शुरू कर दिए, जिसमें रहस्यमय विक्रेता से अनुरोध किया गया कि वह आए और उसे औषधियां बेचे। उन्होंने यहां तक कहा कि वे एक बैच खरीदने के लिए $10,000 खर्च करेंगे, जो खेल में 10 चांदी के सिक्कों के बराबर है। अफसोस, हेराल्ड फिस्ट आवेगपूर्ण था और उसने फोरम को एक विशिष्ट क्षेत्र में पोस्ट करने के बजाय अन्य क्षेत्रों में भी पोस्ट प्रकाशित कर दिया, जिससे अन्यत्र के खिलाड़ियों को स्थिति का एहसास हो गया। कोई भी खिलाड़ी अपने क्षेत्र के आधार पर या सार्वजनिक रूप से फोरम पोस्ट बना सकता है, जहां हर कोई अपने स्थान की परवाह किए बिना उसे देख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यह स्थानीय और वैश्विक अंतर के बराबर था। वैश्विक स्तर पर पोस्ट प्रकाशित करके वो हर खिलाड़ी को यह बता रहे थे। कड़वी मुस्कान के साथ जू खैंग को समझ नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। एक और हेराल्ड फिस्ट ने अपने उत्पादों को निःशुल्क प्रचारित करने में मदद की, लेकिन दूसरी ओर जिस डोमिनो प्रभाव के लिए वह प्रयास कर रहा था, वो उसके मूल दायरे से काफी बढ़ गया था। अब जब सबका ध्यान इस मामले पर है तो मैं कैसे छुपकर रह सकता हूं और लाभ कमा सकता हूं? ये हेराल्ड फिस्ट ऐसी मानसिकता के साथ गिल्ड लीडर कैसे बन गया? जू फैंग ने मन ही मन सोचा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जू फैंग ने जल्द ही बदलाव को स्वीकार कर लिया और नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अब चूंकि अग्निरोधी औषधियों का स्वरूप जनता के सामने प्रकट हो चुका था, इसलिए अब इसे और अधिक छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त उनकी पोस्ट शीर्ष 3 में पहुंच गई थी, जिसका श्रेय उस विस्तृत गाइड को जाता है, जहां खिलाड़ियों को इसकी वैधता पर संदेह नहीं था। हेराल्ड फिस्ट के सौजन्य से, जिसने उनके उन्मत्त फोरम पोस्ट से रणनीति की पुष्टि की थी। हर कोई गाइड का ठीक से पालन कर रहा है, बीच में केवल कुछ बदलाव है और कई अन्य खिलाड़ी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि किसी को पहली स्पष्ट उपलब्धि प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगेगा। जू फैंग ने स्थिति की संभावना का विश्लेषण करते हुए अपने चश्मे को थोड़ा ठीक किया। भले ही वो अधिक से अधिक आघात कारक प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे जल्दी सफलता न पा सके, विशेषकर तब जब कुछ लोग भाग्यशाली हों और बल प्रयोग के माध्यम से कालकोठरी को पूरा कर सके। जब वह सोच रहा था कि अब सभी को उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका देने का समय आ गया है, तभी जेंटल विंड ने उसे फिर से संदेश भेजा। जेंटल विंड, रिवरवुड टाउन की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरे क्षेत्रों से भी कई खिलाड़ी यहां बड़ी संख्या में आ रहे हैं। क्या आपको अभी भी पहली स्पष्ट उपलब्धि प्राप्त करने का भरोसा है? अनाम उपयोगकर्ता, शांत हो जाओ। हल्की हवा, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जेंटल विंड, मैं चिंता क्यों न करूं? उन औषधियों के बिना भी मैंने सुना है कि कुछ टीमें और गिल्ड भी अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। अनाम उपयोगकर्ता, तो फिर उन्हें इसे हासिल करने दीजिए। कोमल हवा। अनाम उपयोगकर्ता, ऐसा लगता है कि आपने मुझे शुरू से ही गलत समझा है। जेंटल विंड, आप केवल आसान मोड में उनकी प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहली स्पष्ट उपलब्धि जिसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, वो है हेल मोड, आसान या सामान्य मोड नहीं। चलिए इसे स्पष्ट कर देते हैं। वो अभी तक जवाब नहीं दे रही है। जू फैंग ने समय देखा और पाया कि जवाब दिए हुए कुछ मिनट बीत चुके हैं, तो उसने वाकई मुझे गलत समझा। वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह कभी भी औसत दर्जे के नतीजे हासिल करने वाले लोगों में से नहीं थे। अगर वह कुछ करने जा रहे थे तो उसे धमाकेदार होना चाहिए। पहली स्पष्ट उपलब्धियां आश्चर्यजनक थी, लेकिन यह भी इस बात पर निर्भर करता था कि यह कितनी कठिन थी। बाकी सभी लोग वर्तमान में आसान मोड स्तर पर पहली स्पष्ट उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका इरादा हमेशा नर्क मोड था। इसलिए उन्हें कभी भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि अन्य लोग आसान मोड स्तर पर पहली उपलब्धि हासिल कर लेंगे। आखिरकार
जब उच्च कठिनाई स्तर किसी और द्वारा प्राप्त कर लिया गया तो फिर कौन इसकी परवाह करेगा। सच तो यह है कि उनकी उपलब्धि और गौरव की भावना जल्द ही शर्म की भावना में बदल जाएगी। ये एक ऐसी शर्म की बात है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब वे राजाओं की तरह जश्न मना रहे थे तो एक और पार्टी ने आकर और भी बेहतर नतीजे हासिल कर लिए। राजाओं की तरह व्यवहार करने वाले वे लोग तुरंत ही जोकरों के झुंड में बदल गए और अपनी दयनीय उपलब्धि का प्रदर्शन करने लगे। लगता है जेंटल विंड ने खुद को फिर से संभाल लिया है। जू फैंग ने उसका जवाब पढ़ते हुए कहा, जेंटल विंड, आपका इरादा और हमारे सौदे का अनुबंध हमेशा हेल मोड कठिनाई के बारे में था। अनाम उपयोगकर्ता, स्वाभाविक रूप से, अन्यथा मैं इतनी अधिक फीस की मांग क्यों करूंगा। जेंटल विंड, निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे होंगे। यदि आप हेल मोड के बारे में बात कर रहे थे तो इसे उच्च शुल्क कैसे माना जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनाम उपयोगकर्ता, खैर, आखिरकार आप मेरे पहले ग्राहक हैं और पहले ग्राहक को आमतौर पर कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। वैसे क्या आपके सदस्य अभी तक मेरी आवश्यकता की सीमा तक पहुंच चुके हैं। जेंटल विंड, मैं अभी आपसे यही कहने ही वाला था। हम अपनी तरफ से तैयार हैं। अनाम उपयोगकर्ता, बढ़िया, जंगल के पास प्रतीक्षा करें और मैं अपने अधीनस्थ को वहां आपसे मिलने की व्यवस्था करूंगा। उस संदेश के भेजे जाने के साथ ही जू फैंग ने नीलामी बाजार में घटिया अग्निरोधी औषधियों को भी सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन खिलाड़ी 6875। वर्तमान सूची, अग्नि प्रतिरोध औषधि X5। विक्रेता, अनाम उपयोगकर्ता। शुरुआती बोली 10 तांबे के सिक्के। खरीद मूल्य 3 चांदी का सिक्का। बचा समय 12 घंटे। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि हेराल्ड फिस्ट के कारण औषधियों का मूल्य काफी बढ़ गया था, इसलिए जू फैंग ने कीमत बढ़ाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर यह भी सुनिश्चित किया कि किसी और को यह पता न चले कि कितने बैच बेचे जाएंगे, जिससे उन्हें जल्द से जल्द इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, अन्यथा वे अपना मौका खो देंगे। बड़ा बनो या घर जाओ, ये खिलाड़ी अब उसके छोटे पिंजरों में फंस गए हैं। उन्हें भविष्य में अपनी काल्पनिक सफलता के लिए अधिक खर्च करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर किया गया है। ओह, हेराल्ड फिस्ट, इतने सारे खिलाड़ियों को यहां लाने के लिए आपके कामों की वजह से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी विनती सुनता हूं। अब अपनी जेब खाली करो और मुझे पैसे से नहला दो, जू फैंग ने मन ही मन व्यंग किया। मूलतः वो मूल्य निर्धारण के मामले में इतना निर्दयी नहीं होने वाला था। हालांकि यह बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के आने से उनके लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने निर्दयी होने का फैसला किया। इस बीच जैसे ही उन्होंने औषधियों की सूची जारी की, उनके आसपास बैठे खिलाड़ी उत्साह में चिल्लाने लगे, वाह, औषधियां नीलामी बाजार में वापस आ गई हैं। क्या सच में? हे भगवान, ये वास्तव में वापस आ गया है और इस बार ये समूहों में है। ये रहस्यमय विक्रेता वास्तव में चतुर है। अब जब औषधियों की मांग बहुत अधिक है तो वे फिर से खूब पैसा कमाएंगे। खरीद मूल्य के रूप में 3 चांदी के सिक्के। मेरे पास 50 तांबे के सिक्के भी नहीं हैं। उन्हें इतने जोश से चिल्लाते हुए देखकर कुछ ईर्ष्यालु और अन्य उन्मत्त होकर जू फैंग प्रसन्न हुआ। वह तेजी से धन कमाने की आशा कर रहा था, इसलिए उसने भी इस आनंद में शामिल होने तथा उन्हें और अधिक लुभाने का निर्णय लिया। विक्रेता ने शायद इसे इसलिए सूचीबद्ध किया होगा क्योंकि यहां खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये जानते हुए कि ये औषधि बहुत दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये एकमात्र बैच है या नहीं। उसने जोर से चिल्लाते हुए दूसरों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि ये शायद बेचा जाने वाला एकमात्र बैच है। ठीक है, कौन जानता है कि और भी होंगे। वास्तव में मैंने क्षेत्र में जानकारी और एनपीसी स्टोर की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी के पास इस प्रकार की औषधियां नहीं थी। मैं ग्रीनबर्ड टाउन से आया हूं और वहां भी ये चीजें नहीं हैं। अन्यथा
मैं यहां नहीं आता। जैसे ही खिलाड़ियों में घबराहट होने लगी, जू फैंग ने एक मुखौटा पहन लिया जो उसने एक विक्रेता से खरीदा था और शांत एवं स्थिर गति से जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जू फैंग जंगल की ओर बढ़ता गया, उसे लगातार लोगों के चिल्लाने और इधर-उधर भागने की आवाजें सुनाई देती रहीं। उनमें से अधिकतर बातें नीलामी बाजार में मिलने वाली औषधियों के बारे में थी और कुछ बातें पैसे उधार लेने के बारे में थी। अरे, मुझे 40 तांबे के सिक्के उधार दो, मैं बाद में तुम्हें दोगुना लौटा दूंगा। वास्तविक दुनिया की मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के खरीदना। यदि आप रुचि रखते हैं तो मुझे एक निजी संदेश भेजें। हमारा गिल्ड भी बड़ी मात्रा में सिक्के खरीद रहा है। ये चीखें सुनकर जू फैंग को बहुत दुख हुआ। अगर उसने थोड़ी देर और इंतजार किया होता तो सिक्कों की अचानक बढ़ती मांग के कारण वह ज्यादा वास्तविक दुनिया की मुद्रा के लिए बेच सकता था। अफसोस, ये कितनी बड़ी गलती थी। सौभाग्य से मैंने केवल 50 चांदी के सिक्के बेचे और अभी भी स्टॉक में और भी हैं। जू फैंग ने अपने दिल के दर्द को कम करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि वह जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही उसे खिलाड़ियों के बारे में पता चला जो इन-गेम मुद्रा के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। सौभाग्य से वो अनुभवी था और समय रहते अपनी भावनाओं को शांत करने में कामयाब रहा। अन्यथा वो हार के कारण मुंह से खून की धार थूक देता। शांत हो जाओ। कोई कभी भी बहुत अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकता। आखिरकार हम इंसान ही हैं। उसने मन ही मन सोचा, कुछ समय के लिए बहरा हो जाना चुना। जब तक वह उन्हें सुन नहीं सकता, तब तक कोई और दिल का दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब जू फैंग ने रिवरवुड टाउन के बाहर कदम रखा तो उसे एक सूचना प्राप्त हुई। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। सिस्टम, आप तटस्थ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तटस्थ क्षेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, अब वो रिवरवुड टाउन के एनपीसी गार्डों द्वारा संरक्षित नहीं होगा। इसका मतलब यह था कि राक्षस उस पर हमला करेंगे और संभवतः अन्य खिलाड़ी भी। आखिरकार तटस्थ क्षेत्र में अन्य खिलाड़ियों को मारने वाले खिलाड़ियों को एनपीसी गार्ड द्वारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्हें एनपीसी गार्डों द्वारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा और नहीं पकड़ा जाएगा, फिर भी दूसरों को मारने वाले खिलाड़ियों को एक इनाम टैग नामक चीज मिलेगी। इनाम टैग मूलतः खिलाड़ी हत्यारों के लिए एक लेबल है, जिन्हें पीकेस के नाम से भी जाना जाता है। और जब इनाम टैग वाले खिलाड़ियों को मार दिया जाता है तो उनकी मृत्युदंड अधिक कठोर होता है। क्या अब मैं किसी इनामी टैग खिलाड़ी से मिलूंगा? जंगल में चलते हुए जू फैंग ने चुपचाप सोचा। सच कहे तो वो काफी निचले स्तर का होने के बावजूद शिकार किए जाने से नहीं डरता था। अपनी स्थिति स्क्रीन को देखते हुए वो केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकता था, क्योंकि कठोर डिबफ अभी भी सक्रिय था, जिसका अर्थ था कि वह राक्षसों का शिकार करने का सक्रिय प्रयास भी नहीं कर सकता था। खिलाड़ी का नाम लिन फैंग, वर्ग पादरी, लेवल 2, अनुभव अंक 840/10,000, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशेषताएं: शक्ति 9, चपलता 9, सहन शक्ति 11, बुद्धि 15, जीवन शक्ति 12। निःशुल्क विशेषता अंक 5। खेल में मांगे जाने वाले अनुभव अंक बहुत ज्यादा है। उसने अपना सिर खुजलाया और अपने मुफ्त विशेषता अंक बुद्धिमत्ता और चपलता को आवंटित किए, जिनमें से 3 चपलता के लिए तथा शेष 2 बुद्धिमत्ता के लिए जाएंगे। उन्होंने अभी तक शक्ति, सहन शक्ति और जीवन शक्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बुद्धिमत्ता और चपलता गुण उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थे। ताकत ने खिलाड़ी की शारीरिक आक्रमण शक्ति को बढ़ाया, जबकि धीरज ने अधिकतम एचपी और सहन शक्ति को बढ़ाया। जीवन शक्ति ने एचपी और एमपी की वसूली में मदद की, जिसे वह अपने पादरी वर्ग के लिए कुछ हद तक कम उपयोगी मानता था। इस प्रकार जू फैंग ने इन 3 विशेषताओं को बुद्धिमत्ता की तुलना में अपेक्षाकृत महत्वहीन माना,
जिसने जादुई हमले की शक्ति और अधिकतम एमपी को बढ़ाया, और चपलता, जिसने हमले की गति और आंदोलन की गति को बढ़ाया। विशेषताओं का आवंटन पूरा करने के बाद जू फैंग उस गंतव्य की ओर आगे बढ़ गया जिसके बारे में कोमल हवा ने उसे बताया था। कुछ समय बाद जू फैंग गंतव्य स्थान पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं। जैसे ही वह उनके समूह के पास पहुंचा, एक व्यक्ति आगे आया और उसे जांचने लगा। वो एक लंबा आदमी था जिसके पास कोई ढाल या भाला नहीं था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर जू फैंग ने देखा कि उसकी बेल्ट में बंदूकें छिपी हुई थी। हियर आर इंडियन वुमेन्स बेस्ट फॉर्मूलाज फॉर एटर्नल ब्यूटी, द मोस्ट मेमोरेबल मूवी कैरेक्टर डेथ्स, 17 माइंड ब्लोइंग मेकओवर्स बाय मेकअप आर्टिस्ट वनेसा डेविस, विशेषज्ञ गनर वर्ग। उसने चुपचाप अनुमान लगाया, बस चुपचाप खड़ा रहा और उस आदमी को घूरता रहा। यह वर्तमान में प्रतिबंधित क्षेत्र है, कृपया अभी चले जाए, उस आदमी ने घोषणा की। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि जू फैंग वो व्यक्ति होगा जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वह जू फैंग के मुखौटा पहने होने और अपनी शक्ल छिपाने के कारण भी उससे सावधान था। इसके अतिरिक्त जिस तरह से जू फैंग ने उसे एक गनर समझ लिया था, उसी तरह से उसके लिए भी यही बात लागू होती है। उसने जू फैंग को एक पादरी समझ लिया था। आपका गिल्ड लीडर जेंटल विन है ना? जू फैंग ने शांति से जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मुझे यकीन है कि वो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। या फिर तुम मुझे रोकना और उसकी योजनाओं में बाधा डालना जारी रखना चाहते हो? उसने जानबूझकर उसे उकसाते हुए कहा। वह यह जांचना चाहता था कि यह गनर आवेगशील व्यक्ति है या नहीं। अगर यह गनर आवेगी था तो जू फैंग जेंटल विन से उसे टीम से बाहर करने का अनुरोध कर सकता था। स्कॉच कैवंस करने के लिए एक आवेगी व्यक्ति को साथ रखना वास्तव में सफलता की संभावना को कम करने के लिए कह रहा था। इस बीच गनर जू फैंग के रवैये और लहजे से स्पष्ट रूप से नाखुश था, लेकिन वो खुद को शांत करने में कामयाब रहा। अपना गुस्सा कम करने की बजाय उसने अपना सिर हिलाया और कोड मांगा। इससे पहले उसके और जेंटल विन के बीच जो कोड बनाया गया था, जिससे यह पता चल सके कि उसने जो अधीनस्थ भेजा था वह सत्यापित था और कोई धोखेबाज नहीं था। चूंकि वह स्पष्ट रूप से असली था, इसलिए जू फैंग को कोड बताने में कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, हमारा गिल्ड लीडर कुछ देर तक आपका इंतजार कर रहा है, गनर ने स्पष्ट रूप से कहा। पीछे मुड़ा और बिना इस बात की परवाह किए कि वो उसका पीछा कर रहा है या नहीं, चलने लगा। वो अभी भी शांत रह सकता है, जू फैंग ने मन ही मन सोचा। वो एक निश्चित दूरी पर उसका पीछा कर रहा था। शायद ऐसा उन लोगों के कारण था जिनसे उसने अतीत में बातचीत की थी, लेकिन जू फैंग उन तार्किक लोगों से बहुत आश्चर्यचकित था जिनसे वो अब बातचीत कर रहा था। उस समय वे लोग हमेशा शक्तिशाली और दबंग रवैया रखते थे, खुद को राजा मानते थे। वे छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाते थे और भड़क उठते थे। शू फैंग को शायद ही पता था कि उसे ऐसा व्यवहार क्यों नहीं मिला। इसका कारण उसकी स्थिति में नाटकीय बदलाव था। उस समय वो केवल दूसरों के लिए आदेश दे रहा था, लेकिन अब नियंत्रण उसके हाथ में था। जेंटल विंड उसके साथ सहयोग करना चाहता था और वह रहस्यमय खिलाड़ी के अधीनस्थ की आड़ में आ गया। इस प्रकार गनर को अपने व्यवहार और रवैये पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। कहीं ऐसा न हो कि वह गलती से अधीनस्थ को नाराज कर दे और जेंटल विंड को नाराज कर दे। गनर का पीछा करते हुए जू फैंग जल्द ही असली गंतव्य पर पहुंच गया। पूरे मार्ग में उन्होंने देखा कि कई खिलाड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से अन्य अज्ञात खिलाड़ियों के उनके बेस में घुसपैठ करने का डर था। ये कितना व्यर्थ है। उनके दृष्टिकोण से वे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जू फैंग के दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक तुच्छ कार्य था। जब तक वे उसकी आज्ञा को ध्यान से सुनते और उसका पालन करते, वे आसानी से नर्क मोड की कठिनाई को पूरा कर सकते थे। इस सारी गोपनीयता और जनशक्ति की कोई जरूरत नहीं थी।
हालांकि वह इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वह भी एक मुखौटे से अपनी शक्ल छुपा रहा था। कुछ देर बाद गनर ने अपने कदम रोके और सामने खड़ी महिला का विनम्रता से अभिवादन किया। गिल्ड लीडर, मैं उस व्यक्ति को लेकर आया हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। अच्छा काम, स्टील शॉट। जब तक तुम और बाकी लोग तैयार हो जाते हैं, मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा। जेंटल विंड ने सिर हिलाया और आदेश दिया। गनर स्टील शॉट ने अपना सिर हिलाया और अपनी टीम में वापस लौट गया। क्या आप उस व्यक्ति द्वारा भेजे गए अधीनस्थ हैं जिसे मैं संदेश भेज रहा हूं? कोमल हवा की निगाहें जू फैंग की जांच कर रही थी, उसके गियर और आचरण का आकलन कर रही थी। इसके साथ ही जू फैंग ने जेंटल विंड का भी मूल्यांकन किया। जेंटल विंड की जादूगरनी पोशाक में एक साधारण वस्त्र शामिल था, जिस पर मामूली प्रतीकों से सजावट की गई थी। साथ में चमड़े की बेल्ट और बिना उंगलियों वाले दस्ताने थे। मजबूत ओक से बना और क्रिस्टल से सजी उसकी छड़ी उसकी उभरती जादुई शक्ति का संकेत देती थी। जब जू फैंग ने उसके कर्मचारी को देखा, तो उसने उसे आर्केनवुड कर्मचारी के रूप में पहचाना, जो आमतौर पर स्तर 4 पर उपलब्ध होता है। जब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, तब उसने बहुत अधिक पीस लिया होगा। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। वास्तव में मैं हूं, जू फैंग ने शांति से उत्तर दिया। बॉस ने मुझे यहां आपकी पहली स्पष्ट उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करने के लिए भेजा है। ओह, क्या तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी नहीं आएगा? जेंटल विंड को आश्चर्य हुआ। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति छिपा रहेगा। उसने शुरू में सोचा था कि वो व्यक्ति उनसे कालकोठरी में मिलना चाहता था और उसने केवल प्रारंभिक परिचय के लिए किसी को यहां भेजा था। बॉस एक व्यस्त व्यक्ति है और उनके पास करने के लिए बहुत सारे व्यवसाय हैं, जू फैंग ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, और एक नया व्यक्तित्व बना लिया ताकि बॉस उसे उस व्यक्ति से कनेक्ट ना कर सके जिसे वो मैसेज कर रही थी। क्या आप संयोग से पादरी हैं? कोमल पवन ने भौहें उठाई। हां, मैं एक पादरी हूं और लेवल 2 पर हूं। कमाल है ना? ये क्या बकवास है? कोमल पवन के जवाब देने से पहले ही उसके साथी ने उसे बीच में ही रोक दिया। शरद ऋतु की हवा, विनम्र बने रहो। कोमल हवा ने उसे हल्के से डांटा। हालांकि उसके स्वर के आधार पर यह स्पष्ट था कि कोमल हवा भी इस व्यवस्था पर संदेह कर रही थी, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर सकती थी। इस प्रकार ऑटम ब्रीज का हस्तक्षेप करना और तमाशा खड़ा करना बेहतर होगा। और उसका संकेत पाकर ऑटम ब्रीज ने आगे बढ़ते हुए अपना काम शुरू कर दिया। आपके बॉस को हमसे पहले ही भुगतान मिल चुका है, लेकिन न केवल आपका बॉस आने में विफल रहा, बल्कि उन्होंने लेवल 2 का एक पादरी भी भेज दिया। क्या आप हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसे कि उसे शुरू से ही इस तरह के हंगामे की उम्मीद थी। जू फैंग ने बस अपना धैर्य बनाए रखा और धीरे धीरे कुछ अग्निरोधी औषधियां प्राप्त की। इस समय अग्निरोधी औषधियों का बाजार आसमान छू रहा है। पर्याप्त धन होने के बावजूद आप उन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और मेरे पास जो है वह नीलामी बाजार में मिलने वाली औषधियों से बेहतर है। तो मुझे बताओ, क्या ऐसा लगता है कि हम ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले औषधियों का मजाक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? जू फैंग ने ऑटम ब्रीज के संदेह को दूर करते हुए वापस सवाल किया। देखना सुनने से बेहतर था, और अब जब उन्होंने जू फैंग को असली अग्निरोधी औषधि प्राप्त करते हुए देखा, तो उनका संदेह धीरे धीरे काफी कम हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है यदि मैं उनमें से किसी एक का निरीक्षण करूं? कोमल पवन ने धीरे से पूछा। मेरे मेहमान बनो, जू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और जेंटल विंड को उसके द्वारा लाए गए प्रत्येक औषधि का निरीक्षण करने की अनुमति दी। निश्चित रूप से जब जेंटल विंड ने विवरण पढ़ना समाप्त किया और उसकी तुलना उस वस्तु से की जो उसने पहले खरीदी थी, तो अंतर स्पष्ट हो गया।
जू फैंग ने जो बताया वह नीलामी बाजार में सूचीबद्ध वस्तुओं से बेहतर और बेहतर थे। कुछ मिनट बाद जू फैंग की आवाज ने खामोश माहौल को तोड़ा। मुझे लगता है कि किसी को भी इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हालांकि शरद ऋतु की हवा आगे भी बोलना चाहती थी, लेकिन कोमल हवा ने उसे नीचे खड़े होने का संकेत दिया। उसकी आंखों में रखी औषधियों के सेट से ज्यादा ठोस कुछ नहीं हो सकता था। तुम्हारे द्वारा लाई गई औषधियों का प्रभाव और अवधि वास्तव में श्रेष्ठ है। कोमल पवन ने इसकी वास्तविकता को स्वीकार किया। मुझे खुशी है कि हम इसे साफ करने में कामयाब रहे। जू फैंग ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और पूछा, स्कॉच कैवर्न्स में अधिकतम 20 खिलाड़ियों को ही अनुमति है, तो आप कितने खिलाड़ियों को उनकी कक्षाओं के साथ ला रहे हैं? सिर हिलाते हुए कोमल पवन ने अपनी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण देना शुरू किया। आप एक पादरी होने के अलावा हमारे पास 2 अन्य खिलाड़ी हैं। इसके बाद 6 जादूगर, एक समनकर्ता, 4 बरसरकर, 2 हत्यारे, एक गन नाइट, एक नाइट लांसर और 2 गनर हैं। सूची सुनकर जू फैंग बार बार अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। कक्षाओं में बहुत अधिक विविधताएं थी और उनमें से कुछ तो बोझ भी बन सकती थी। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोमल हवा। जू फैंग ने इस मामले पर अपनी ईमानदार राय दी। इस काल कोठरी में हत्यारों की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें रखना स्लॉट की बर्बादी है। एक गनर पर्याप्त है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 6 जादूगर हैं। मेरा सुझाव है कि शेष सदस्यों को 3 गन नाइट्स, 2 नाइट लांसर्स को आवंटित किया जाए। उन्होंने अपनी मनचाही व्यवस्था दर्ज करते हुए कहा। उनके सुझाव के अनुसार अब 3 पादरी, 6 जादूगर, एक समनकर्ता, 4 बरसरकर, 3 गन नाइट, 2 नाइट लांसर और 1 गनर होंगे, जिससे कुल 20 स्लॉट बनेंगे। स्वाभाविक रूप से जब जू फैंग ने हत्यारे खिलाड़ियों को समाप्त कर दिया तो संघर्ष बढ़ना तय था, जिससे वे क्रोधित हो गए। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि हत्यारे जाल से निपटने में कुशल होते हैं? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हें बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं? हत्यारों में से एक ने जवाब दिया। उसे स्पष्ट रूप से नई व्यवस्था हास्यास्पद लगी। विशेष रूप से जेंटल विंड के हत्यारे खिलाड़ियों के बीच हंगामा मच गया, जो केवल अपने वर्ग के कारण बाहर किए जाने से स्पष्ट रूप से नाखुश थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इसे एक बाहरी व्यक्ति जू फैंग की वजह से खत्म किया गया। उनके लिए ये उनके चेहरे पर एक तमाचा जैसा था। इससे पहले कि संघर्ष और अधिक बढ़ पाता, जेंटल विंड ने जल्दी से अपने हाथ हिलाकर अपने सदस्यों को शांत होने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि वो व्यक्ति संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था और ऐसी व्यवस्था के लिए उनके पास अपना कोई कारण होना चाहिए। जैसे ही वो उसे बुलाने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी तक उसका नाम नहीं सुना है। लिन फैंग, तुम मुझे ऐसा कह सकती हो। जैसे कि उसकी परेशानी को समझते हुए जू फैंग ने उसे अपना इन गेम नाम दे दिया। आखिरकार एक बार पहली स्पष्ट उपलब्धि हासिल हो जाने के बाद, चाहे वह चाहे या न चाहे, स्थानीय क्षेत्र में इसकी घोषणा प्रसारित की जाएगी। उस समय उसका इन गेम नाम वैसे भी उजागर हो जाएगा। इसलिए ईमानदार होना और रहस्यमय खिलाड़ी व्यक्तित्व के लिए एक और उपनाम के साथ आना सबसे अच्छा था। ठीक है, लिन फैंग, क्या आपके पास ऐसे बदलावों का कोई कारण है? कोमल हवा ने पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत करना चाहता हूं, लेकिन हत्यारों को झुलसी हुई गुफाओं में छिपे जालों की खोज करनी है। उनके बिना आगे बढ़ना और आगे बढ़ना मुश्किल होगा, खासकर जब जाल हर नए प्रयास के साथ बेतरतीब ढंग से बिछाए जाते हैं। मैं आपकी चिंता को समझता हूं, जेंटल विंड। हालांकि जाहिर है कि ऐसा इंतजाम करने के पीछे कोई कारण है। जू फैंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, जिससे उसे मनाने से रोकना पड़ा। उसके बोलने के लहजे से जेंटल विंड को यह समझ में आ गया कि वह कारण बताना नहीं चाहता था। विकल्पों पर विचार करते हुए अंत में जेंटल विंड ने धीमी आह भरी।
अनुबंध के आधार पर ही उन्हें यह संदेह नहीं था कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार अनुबंध तोड़ने के लिए मिलने वाला मुआवजा बहुत भारी था। चूंकि आप ऐसी ही व्यवस्था चाहते थे तो ठीक है, हालांकि हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, कोमल हवा ने शांति से कहा। गिल्ड लीडर। बाकी हत्यारे खिलाड़ी मौके पर ही दंग रह गए जब उन्होंने अपने नेता को बाहरी व्यक्ति से सहमत होते सुना। उन्होंने उसे डांटने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उन्हें डांटा गया। पर्याप्त। जेंटल विंड का चेहरा कठोर हो गया और उसने हत्यारे खिलाड़ियों को घूरकर देखा, जिससे उन्हें अपना मुंह बंद करना पड़ा और सिर नीचे करना पड़ा। क्या मैं यहां गिल्ड लीडर हूं या आप गिल्ड लीडर हैं? फिर उसने ठंडे स्वर में पूछा। अपने सदस्यों के इस प्रदर्शन के लिए उसे शर्म आ रही थी। वो गिल्ड लीडर थी और ये सदस्य थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें बिना कोई शिकायत किए बस उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अन्यथा क्या उनका ये कृत्य ये प्रदर्शित करने के समान नहीं था कि उनकी सत्ता को लगातार एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से चुनौती दी जा रही थी? जाओ और अपना स्तर बढ़ाओ, मैं दूसरों को बुलाता हूं, कोमल पवन ने आदेश दिया। हत्यारे खिलाड़ियों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे दृश्य से गायब हो गए तथा अपने गुप्त कौशल को सक्रिय कर दिया। शर्मनाक प्रदर्शन के लिए क्षमा करें, लिन फैंग। जब हत्यारे चले गए तो जेंटल विंड ने धीरे से जू फैंग से माफी मांगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोमल हवा। जू फैंग ने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं और मैंने अभी तक अपनी कोई योग्यता साबित भी नहीं की है। असंतोष और चिड़चिड़ापन महसूस करना स्वाभाविक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस कथन की ओर कोमल पवन ने केवल एक हल्की मुस्कान बिखेरी, उस पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं थी। पहली नजर में यह कथन विनम्र लग सकता है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ अर्थ छिपा हुआ था। इसका अर्थ ये कहने से अलग नहीं था कि उसके सदस्य अपरिपक्व हैं और बात करने या कार्य करने से पहले सोचने में विफल रहते हैं। यद्यपि ये घृणित है, फिर भी वह मुझे आदेश की श्रृंखला पर अधिक ध्यान देने की याद दिला रहा है। जेंटल विंड ने मन ही मन सोचा। उसे अपने गिल्ड सदस्यों में एक महत्वपूर्ण दोष का एहसास हुआ। कुछ मिनट बाद जेंटल विंड ने अन्य खिलाड़ियों को बुलाना शुरू कर दिया, जिनके लिए जू फैंग ने अनुरोध किया था। जब उसकी बात समाप्त हुई तो उसने पूछा, मैंने सोचा था कि आप टीम लीडर की भूमिका निभाएंगे और आदेश देंगे, है ना? जू फैंग ने अपना सिर हिलाया। अगर वे हेल मोड की कठिनाई को पूरा करने जा रहे थे तो उन्हें टीम की चाल और हरकतों पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। टीम लीडर का पद तय होने से जू फैंग, ऑटम ब्रीज, स्टिलशॉट और कुछ अन्य सदस्य काफी नाखुश थे। फिर भी वे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने अनुचित बोलने की सजा का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा था। वैसे भी मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तुम अस्थायी रूप से मेरे गिल्ड सिल्वर विंड में शामिल होने के लिए तैयार हो? मैं चाहती हूं कि यह पहली स्पष्ट उपलब्धि हमारे गिल्ड के रूप में पूरी तरह से प्रदर्शित हो। जेंटल विंड ने पूछा, ये जानते हुए कि उसका अनुरोध कुछ हद तक अभिमानपूर्ण था। यह थोड़ा मुश्किल है। जू फैंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, ऐसा अभिनय किया जैसे वो किसी अजीब स्थिति में फंस गया हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये मांगना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तुम्हारी परेशानी की भरपाई करने में कोई आपत्ति नहीं है, उसने जल्दी से कहा। उसे स्पष्ट रूप से डर था कि वो उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। आखिरकार अनुबंध की शर्त में यह कभी नहीं लिखा था कि उसे उनके समूह में शामिल होना होगा, इसलिए ऐसा अनुरोध करना उसके लिए दुस्साहसपूर्ण था। लेकिन उसे इस मामले के महत्व का एहसास अब हुआ जब यह पता चला कि जिस कालकोठरी में वे जा रहे थे वो नरक मोड की कठिनाई थी, न कि आसान मोड की कठिनाई। आसान मोड की कठिनाई को पूरा करने से कुछ लोकप्रियता प्राप्त होगी, लेकिन नर्क मोड की कठिनाई की तुलना में यह बेकार था, खासकर जब यह एक गिल्ड था जिसने इसे पूरा किया था।
जब तक घोषणा में केवल उनके गिल्ड का नाम प्रदर्शित होता था, तब तक ये निश्चित रूप से बढ़ती प्रसिद्धि थी और कई खिलाड़ी प्रतिक्रिया में उनके गिल्ड में शामिल होने का अनुरोध करते थे। अगर तुम इस तरह अड़े हुए हो तो मुझे इस बारे में अपने बॉस से संपर्क करना चाहिए। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जू फैंग ने थकावट भरा लहजा दिखाते हुए अपना निजी संदेश खोला और ऐसा दिखावा किया जैसे वह अपने काल्पनिक बॉस से संपर्क कर रहा हो। धन्यवाद, और आप अपने बॉस को बता सकते हैं कि पैसा निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। जेंटल विंड ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर से संदेश भेजने के लिए उसकी सराहना की। उसे व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजने से बेहतर था कि वह उसे संदेश भेजे। कुछ समय बीत गया और शू फैंग ने सावधानीपूर्वक स्वयं से संपर्क करने का नाटक किया और नया समझौता तुरंत हो गया। जेंटल विंड भुगतान में $10,000 की वृद्धि करेगी और उपलब्धि प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर भर्ती किए गए 100 खिलाड़ियों की प्रत्येक वृद्धि के साथ वो अतिरिक्त $1,000 का भुगतान करेगी। बदले में जू फैंग अस्थायी रूप से उसके गिल्ड सिल्वर विंड में शामिल हो जाएगा और उसे उपलब्धि का सारा श्रेय देगा। अपने बॉस की ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए जू फैंग ने धीरे से ठहाका लगाया। मेरे बॉस ने मुझे ये बताने के लिए कहा था। सहयोग से खुश रहो। आपको भी सहयोग की शुभकामनाएं। कोमल पवन मुस्कुराया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से एक भारी पत्थर उतर गया हो। उसके लिए पैसे की कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में वो इस बात से आश्चर्यचकित थी कि दूसरे पक्ष को उपलब्धि की परवाह नहीं थी और वह पैसे पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। कई बार तो उसे यह भी संदेह होने लगा कि दूसरा पक्ष एक गरीब व्यक्ति है, लेकिन वह विचार जल्दी ही दब गया। आखिरकार वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे एक गरीब व्यक्ति बाजार में हेरफेर कर सकता है और खेल के शुरुआती चरणों में ही इतना उन्माद पैदा कर सकता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अग्निरोधी औषधियों का उत्पादन अभी भी एक रहस्य था। गेम फोरम लगभग टूटने ही वाला था, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसी औषधियों की उत्पत्ति पर चर्चा कर रहे थे। जब दोनों इस बात पर सामंजस्यपूर्वक चर्चा कर रहे थे कि वे कालकोठरी में क्या करेंगे, ऑटम ब्रीज ने स्टिल शॉट के साथ कानाफूसी शुरू कर दी। PSST, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार हमारा गिल्ड लीडर काफी अजीब व्यवहार कर रहा है? ऑटम ब्रीज ने पूछा। हमने अभी तक कालकोठरी में कदम भी नहीं रखा है, लेकिन गिल्ड लीडर को पूरा भरोसा है कि हम सफल होंगे। स्टील शॉट ने सहमति में अपना सिर हिलाया। सहमत हूं। हेराल्ड फिस्ट जैसे बहुत से लोग पहले ही आसान मोड कठिनाई में असफल हो चुके हैं, लेकिन हम नर्क मोड कठिनाई से निपटने जा रहे हैं। मैं पहले से ही शर्त लगा रहा हूं कि हम पहले ही मृत्यु दंड का अनुभव करेंगे। वैसे भी उस व्यक्ति ने खुद को लिन फैंग कहा था, तो क्या आपके पास उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी है? ऑटम ब्रीज ने पूछा। उसे बाद वाला अत्यधिक संदिग्ध लगा। वो केवल एक पादरी था और उस पर लेवल 2 था, फिर भी वो किसी बड़े शख्स की तरह व्यवहार कर रहा था। खुद को ठीक से पेश किए बिना ही उसने पहले ही उनकी व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला कर लिया था। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति करता है? इस बीच स्टील शॉट ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपने कुछ दोस्तों से जांच करने के लिए कहा, लेकिन अंत में जवाब में कौन नहीं मिला। दुर्भाग्य से हमारे पास उसके बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं है, ऑटम ब्रीज। ऐसा लगता है कि वह हाल ही में रिवरवुड टाउन में दिखाई दिया था, क्योंकि जंगल में राक्षसों को मारने का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तस्क, कितना दिखावटी। ऑटम ब्रीज ने जीभ चटकाई, परिणाम से स्पष्ट रूप से निराश। जो भी हो, अगर वह सचमुच मजाक कर रहा है तो मैं उसे अपने क्रोध का स्वाद चखाने का प्रयास करूंगी। उसे गिल्ड लीडर का समय बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी मुट्ठी चटकाई और दुष्टता से व्यंग्य किया। हालांकि स्टील शॉट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि अगर वह सिर्फ दिखावा कर रहा था तो वह भी उसके साथ शामिल होकर जू फैंग को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया
और जब जेंटल विंड के बाकी सदस्य वहां पहुंचे तो जू फैंग ने आधिकारिक तौर पर सिल्वर विंड में शामिल होने के लिए गिल्ड के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सिस्टम, आप सिल्वर विंड गिल्ड में शामिल हो गए हैं। क्या इसके लिए वास्तव में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवश्यकता थी? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये उसका पहला गिल्ड था, इसलिए सिस्टम ने प्रॉम्प्ट बनाया, या शायद उसकी स्मृति का एक हिस्सा बस इसे याद नहीं रखना चाहता था। आखिरकार उस समय वो उस अधिसूचना के साथ एक शिकारी कुत्ते से अलग नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, हम तैयार हैं। कोमल पवन के शब्दों ने उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। जवाब में बस अपना सिर हिलाते हुए जू फैंग ने जेंटल विंड को आगे बढ़ने दिया। यह चर्चा हुई कि टीम लीडर का पद उसे मिलेगा, लेकिन यह कालकोठरी में दिखाया जाएगा। वर्तमान में सतह पर उसे केवल एक गिल्ड सदस्य के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होगी। दूसरों के दृष्टिकोण से जेंटल विंड वह कमांडर या नेता थी जो व्यक्तिगत रूप से अपने गिल्ड सदस्यों को जीत की ओर ले जाती थी तथा प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा आदि सब कुछ प्राप्त करती थी। वैसे भी ये बात जू फैंग के पक्ष में ही गई, क्योंकि वह सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, कम से कम इस समय तो नहीं। जेंटल विंड का प्रभाव बहुत अच्छा था और दबाव को संभालने के लिए उनका समर्थन पर्याप्त प्रतीत होता था, लेकिन यही बात उस पर लागू नहीं होती। ओ झाओ काई, उम्मीद है कि तुम्हारा गूंगा दिमाग आखिरकार प्रबुद्ध हो जाएगा और जल्द ही खेल में शामिल हो जाएगा। मुझे अपने रहस्यमय व्यक्तित्व को जारी रखने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत है। जू फैंग ने मन ही मन प्रार्थना की। उम्मीद है कि वह जल्द ही शामिल हो जाएगा। झाओ काई के साथ ऐसी कई चीजें थी जिन्हें वो उसे सौंप सकता था, जिससे वो अनिवार्य रूप से उसे मौत के घाट उतार सकता था। जब जू फैंग के मन में ऐसे दुर्भावनापूर्ण विचार आ रहे थे, तो वास्तविक दुनिया में वापस आकर झाओ काई, जो गुस्से में स्कूल प्रतियोगिता छोड़कर चला गया था, को अचानक एक ठंडी कंपकंपी महसूस हुई। क्या बकवास है! झाओ काई ने मुंह में लार भर ली और महसूस किया कि उसके हाथों में कुछ रोंगटे खड़े हो गए हैं। कौन मेरे बारे में बुरा सोच रहा है? वो बुदबुदाया। उसे अचानक आई ठंड थोड़ी डरावनी लगी। अफसोस, इस पर विचार करने और कोई सुराग न मिलने के बाद उसने अपना सिर खुजलाया और उस आभासी हेलमेट को छूने लगा जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। ये सब फैंग की गलती है। अगर उसने प्रतियोगिता को पूरी तरह से नहीं छोड़ा होता तो मुझे उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ता और मैं गुस्सा नहीं होता। अब मैंने ये महंगा हेलमेट भी खरीद लिया है। उफ, अब मेरे खाने के पैसे भी खत्म हो गए हैं। झाओ काई कीमती पैसे के नुकसान पर दर्द से रो पड़ा। यदि वह शू फैंग से प्रभावित न हुआ होता तो उसके मन में ऐसे विचार न आते और वह इतना आवेगशील न बनता। दुर्भाग्य से उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही वर्चुअल हेलमेट वापस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें हेलमेट खरीदने में खर्च की गई राशि का केवल आधा ही मिलेगा। फिर मैं ये लानत भरा खेल खेलूंगा। मैं फैंग को खेल में हरा दूंगा क्योंकि मैंने अभी भी उसे उस थप्पड़ का बदला नहीं चुकाया है। गुस्से से आग बबूला होकर झाओ काई ने तेजी से आभासी हेलमेट पहन लिया और दिव्य दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर दी। जबकि झाओ काई ने प्रचारित खेल में शामिल होने का मन बना लिया था। दिव्य दुनिया, जू फैंग, जेंटल विंड और उसके बाकी सदस्य कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनके आते ही आसपास के खिलाड़ी तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। कुछ लोग जेंटल विंड की खूबसूरती की प्रशंसा कर रहे थे, जबकि कुछ अपने अपने नेताओं को स्थिति की जानकारी दे रहे थे। अरे देखो, क्या ये जेंटल विंड नहीं है? आह, बस उसकी खूबसूरती देखो। मैं उसके बगल में खड़े होने के लिए मर जाऊंगा। बचाओ इसे बदसूरत कुतिया। अपनी शक्ल और औसत दर्जे के कौशल के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई मौका है? अरे, तुम मुझे खेल में थोड़ा सा भी दिवास्वप्न देखने नहीं दे सकते। हाँ, अगर मैं तुम्हें जारी रखने दूंगी तो मुझे तुम्हारा दोस्त होने से भी घृणा होगी। यथार्थवादी बनो और अपने एकल जीवन को स्वीकार करो यार। साथ ही मुझे इस बड़ी खबर को फोरम में पोस्ट करना शुरू करना होगा।
इस बार मुझे बहुत सारे लाइक और कमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि जेंटल विंड आखिरकार इस मस्ती में शामिल हो गई है। तुम मेरे भाई नहीं हो। यद्यपि अधिकांश खिलाड़ी आपस में कानाफूसी कर रहे थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो बेशर्मी की हद तक थे और उनका कानाफूसी करने का कोई इरादा नहीं था। आप बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, जेंटल विंड। जू फैंग ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो बिना कुछ किए ही शुरू से ही इतना ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। निश्चित रूप से तुम मजाक कर रहे हो, लिन फैंग। कोमल हवा ने धीरे से ठहाका लगाया। अगर मुझमें वाकई ऐसी क्षमता थी तो तुम पहले से ही मुझसे मोहित क्यों नहीं हुए? हाँ, जू फैंग उसके द्वारा किए गए मजाक पर अजीब तरह से हंसा। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। स्वाभाविक रूप से उसका इरादा उसे आकर्षित करने का नहीं था, बल्कि वह केवल इस बारे में बात कर रही थी कि वह पहले के उन पुरुष खिलाड़ियों की तरह प्रतिक्रिया क्यों नहीं करता था। और शायद इसी वजह से जेंटल विंड ने वास्तव में उसे काफी सम्मान दिया। चूंकि वो उसे देखकर भी कामुक या कामुक नहीं हुआ तथा बातचीत में अपने उद्देश्य के प्रति शांत और संक्षिप्त बना रहा, इसलिए वो उसे अच्छी दृष्टि से देखती थी। उसकी चिढ़ाने की प्रतिक्रिया में उसकी कुछ अजीब सी हंसी के साथ जेंटल विंड को अधिक आश्वस्ति मिली। उसने बहुत से पुरुषों को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग थलग और ठंडा व्यवहार करते देखा था, लेकिन वे सभी बुरी तरह विफल रहे। एक नजर और अपने अंतर्ज्ञान से वो समझ गई कि ये सभी पुरुष उसकी सुंदरता के प्रति नापाक इरादे से भरे हुए थे। ठीक है, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। कहीं ऐसा न हो कि तुम पर शक पैदा हो जाए। वो धीरे से हंस पड़ी। जू फैंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ सलाह भी दी। अगर आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने उद्देश्य की घोषणा यहां सभी के सामने करें। आखिरकार, अपने उद्देश्य की घोषणा करना और वास्तव में उसमें सफल होना बाद में इसकी घोषणा करने से कहीं ज्यादा विस्फोटक होगा। दोनों के बीच अंतर केवल घोषणा के समय का था, लेकिन इससे मिलने वाला प्रभाव बहुत भिन्न था। अपने उद्देश्य की पहले ही घोषणा कर देने से आपकी सफलता के बाद अन्य लोग अधिक उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि आपके समूह की क्षमता और जनशक्ति दूसरों से मीलों आगे है। एक क्षण के लिए विचार करने पर तथा तार्किक रूप से उसे सही पाते हुए जेंटल विंड उसके बारे में अपना मूल्यांकन बदलने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आप गुप्त रूप से एक गिल्ड मैनेजर हैं, लिन फैंग? आप इस तरह की स्थितियों में काफी कुशल लगते हैं, उसने आधे मजाक और आधे गंभीरता से पूछा, स्पष्ट रूप से उसकी दूरदर्शिता से चकित होकर। बस कुछ सामान्य ज्ञान। जू फैंग ने अपने दिमाग पर उंगली रखी और उसे हल्के से थपथपाया। अफसोस की बात है कि उसके कार्यों से उसके पीछे बैठे लोग कुछ हद तक क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने उसके शब्दों को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण उन्हें प्रहार समझ लिया था। चलो, क्या दिखावा है, ऑटम ब्रीज ने मन ही मन सोचा। बस तुम इंतजार करो और देखो। अगर तुम असफल हो गए और हमारी बदनामी हुई, तो हम तुम्हें जरूर पीटेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जबकि ऑटम ब्रीज किसी भी समय जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी, जेंटल विंड ने जू फैंग की सलाह को मानते हुए केंद्र की ओर कदम बढ़ाया। सभी को नमस्कार। जेंटल विंड ने अपना हाथ हिलाया और एक सुंदर मुस्कान बिखेरी, जिससे आसपास खड़े खिलाड़ी लगभग बेहोश हो गए। उनकी हरकतें एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी के समान थी, जो अचानक अपने प्रिय प्रशंसकों का गर्मजोशी और शालीन मुस्कान के साथ स्वागत करती है। कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसे दृश्य में प्रतिक्रिया कितनी विस्फोटक होगी। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग यहां सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए हैं, जबकि कुछ लोग अपने अपने गिल्ड या टीम के लिए एंकरिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां सबसे पहले एक घोषणा करने आई हूं। मेरा गिल्ड, सिल्वर विंड, पहली स्पष्ट उपलब्धि हासिल करेगा। उसने आत्मविश्वास से भरी हुई घोषणा की। जैसा कि अपेक्षित था, जेंटल विंड इस उपलब्धि के लिए झुलसी हुई गुफाओं में भी जाने का प्रयास करने जा रही है। हेराल्ड फिस्ट पहले ही बुरी तरह विफल हो चुका है
और वह अपनी तैयारी पूरी करने के बाद भी एक और प्रयास करने जा रहा है। क्या ये जल्द ही एक गिल्ड प्रतियोगिता में बदल जाएगा? टायरेंट फिस्ट बनाम सिल्वर विंड, पहली स्पष्ट उपलब्धि के लिए दौड़। खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखकर और ये देखकर कि वे मानते थे कि वह हेराल्ड फिस्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, जेंटल विंड एक बार फिर जू फैंग की दूरदर्शिता से अचंभित रह गई। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कुछ लोग दोनों के बीच संबंध जोड़ेंगे और उसने उसे यह भी बताया था कि उसे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। क्या यह हो सकता है कि वह भविष्य से आया हो? आखिर वो इतनी सारी बातें कैसे भविष्यवाणी कर सकता है? वो खिलाड़ी जिसने प्रतियोगिता का उल्लेख किया था। आपका उपयोगकर्ता नाम क्या है? जेंटल विंड ने उसे शांत रखते हुए पूछा। जिस खिलाड़ी ने ये टिप्पणी की थी उसने अपना आसन ठीक किया और अपना सिर हिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, गिल्ड लीडर जेंटल विंड। मैं वन मैन मीडिया, एक स्वॉर्ड्समैन क्लास हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस कालकोठरी समाशोधन के माध्यम से हेराल्ड फिस्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करके अपने गिल्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? वन मैन मीडिया ने पेशेवर रूप से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मीडिया रिपोर्टर बन गया हो। वन मैन मीडिया, क्या ये वो व्यक्ति नहीं था जिसने फोरम में पोस्ट किया था कि रहस्यमय खिलाड़ी टाउन हॉल की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया है? जेंटल विंड को यहां इस खिलाड़ी से मिलकर आश्चर्य हुआ। आखिरकार, अगर ये उसके फोरम पोस्ट के लिए नहीं होता तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाती और लिन फैंग के साथ साथ उसके बॉस से भी परिचित नहीं हो पाती। फिर भी कोमल पवन ने जल्दी से अपने आप को संभाला और खिलखिलाकर मुस्कुराई। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वन मैन मीडिया। हालांकि मुझे एक बात सही करनी चाहिए, मैं हेराल्ड फिस्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम एक ही स्टेज पर भी नहीं हैं। मैं हेल मोड की कठिनाई को पार करने जा रहा हूं।